Hello guys, this is Akshay Tripathi. Welcome to my YouTube channel Classify. कैसे हो सब? बहुत बढ़िया। हम लोग आज किसी लेक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे। क्योंकि लेक्चर्स में हम लोग को ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान, हम लोग ज्ञान की बातें आज नहीं करेंगे। आज हम लोग सिर्फ रियलिटी देखेंगे। रियलिटी क्या? हम लोग स्ट्रेटजीज देखने वाले हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए अपने कंपटीशन की तैयारी। नो मैटर व्हाट, आप किस चीज के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जेई की कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन आपका है, बस आपके पास कुछ स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। उसके बारे में आज हम लोग बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज की बात करें। ऐसे नहीं कि हवा में चल रहे हैं, कुछ भी बोल दिया, नहीं। ऐसी चीजें जो मैंने फॉलो की हैं, जो मेरे फ्रेंड्स ने फॉलो की हैं, उनसे मैंने जो सीखी हैं, ऐसी चीजें जो आपके हेल्प करने वाली होंगी। तो हम लोग शुरू करें। तो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी भी देर बताऊं कॉपी पेन लेके बैठ जाना, जो भी मैं बताऊं उनको फॉलो करना। जितने टाइम लगने वाला है, बस आप इस चीज को आज फॉलो कर लो। आज के बाद आप देख लेना कि आपके साथ कितने चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप मुझे एक बात बताओ कि प्रॉब्लम कहां पे होती है। हम लोग प्रॉब्लम की तरफ कभी जाते ही नहीं, हम लोग हमेशा सोल्यूशन को देखते हैं। पहले प्रॉब्लम को तो देखो। प्रॉब्लम क्या है हमारी? प्रॉब्लम है हमारी 4Ks में। 4K क्या मतलब? देखिए, सबसे 4K को छोड़ने से पहले आप ये देखिए क्या लिखा है, कुछ करना है। ये हमारा आज की वीडियो का टारगेट, कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है, बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है। किसी कंपटीशन को क्रैक करना है, कहीं भी जाना है, किसी अच्छी पोस्ट पे जाना है, कुछ भी करना है। दिमाग में टारगेट सेट है कि कुछ करना है जीवन में। तो हमारी हेडिंग सबसे पहले ऊपर मैंने लिख दी थी, इसीलिए कुछ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम कहां पे आती है? 4Ks के साथ। अब 4K की क्या बात बता रहे हो भैया? 4Ks में क्या प्रॉब्लम होती है? के ये सब्सक्राइबर वाला के नहीं है, 4000 के वो नहीं। 4K, सबसे पहला क्या, दूसरा क्यों, तीसरा कैसे, चौथा कब। कैसे क्या करें, क्यों करें, कैसे करें, कब करें। ये 4 अगर आपके सॉल्यूशंस आपके पास है तो आप सक्सेसफुल बनोगे। कैसे क्या करें? हमको पता ही नहीं हमको करना क्या है लाइफ में, हमको नहीं पता। अगर हमको यही पता चल जाए कि हमको करना क्या है, करने का मतलब ये नहीं कि किसी ने हमको बता दिया, हमारा मन हो गया तो हमने करने लगा। वो उसका सोल्यूशन होता है क्यों। किसी ने बताया, हमको अच्छा लगा, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं करने में, तो क्यों। रीजन ढूंढो अपने आप में कि करना क्यों चाहते हैं आखिर। ठीक है, हमने रीजन भी ले लिया। रीजन के बाद मान लो आप जेई क्रैक करना चाहते हो, आप नीट क्रैक करना चाहते हो, आपसे किसी ने बोला है तब आप करना चाहते हो कि आपकी खुद की विल है, खुद आप चाहते हो कि हाँ मैं करूं। क्यों? वो आपको बताएगा अंदर की पावर। अब आता है कैसे। कैसे का मतलब क्या? मैंने हाँ सोच लिया मुझे आईआईटी क्रैक करना है, मुझे जेई क्रैक करना है, मुझे नीट क्रैक करना है, मुझे कोई भी कंपटीशन क्रैक करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कैसे करना है। उसमें आती है पूरी प्लानिंग। आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले, A to Z, हर पॉइंट जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अपने टाइम में जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सब कुछ बताएंगे। तो कैसे में कि क्या क्या करना है, और लास्ट पॉइंट कब करना है। टाइम मैनेजमेंट बताओ कब करते हैं। सब हमारा डेली शेड्यूल बहुत ही बिजी होता है, तो हम किस तरीके से उस चीज को करें। ठीक है, इसके ऊपर चलिए शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो शुरू करें, बहुत ही बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। क्या एक बात बताओ, स्टार्टिंग कॉपी पेन लेके बैठ गया हो ना, बिल्कुल लेके बैठना है, फॉलो ही करना है चीजों को, तभी समझ आएगा। ऐसा नहीं वीडियो के बाद भूल गए चीजें, नहीं, हमको करना है, अभी करना है, कुछ करना है, बिल्कुल करना है। ठीक है, एक बात बताओ, मेरे एक फ्रेंड ने एक बात मुझसे एक बार बोली थी कि अगर पढ़ते तो भाई सब है, पढ़ते तो सब है, मानते हो इस बात से, एग्री करते हो, लेकिन सब टॉप नहीं करते। बहुत ही गहरा पॉइंट है, पढ़ते सब है लेकिन सब टॉप नहीं करते। इसका रीजन दो, इसका रीजन। तो उसका रीजन मैंने सोचा बैठ के, इसके ऊपर ही आज पूरी प्लानिंग है। जो आज मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं, इसी के ऊपर सब कुछ चलने वाला है। रीजन, पढ़ते तो सब है लेकिन सब टॉप क्यों नहीं करते। सब टॉप इसलिए नहीं करते क्योंकि सब स्मार्ट स्टडीज नहीं करते। स्मार्ट स्टडी डजंट मीन हार्ड वर्क नहीं करना है। इस भूल में मत रहना कि हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। हार्ड वर्क बिल्कुल करना है, हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन स्मार्ट स्टडीज। तो स्मार्ट स्टडीज है को हम लोग टारगेट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा अचीव होना चाहिए ना, कि हमको अचीव क्या करना है। हम पहले सोचो, मान लो मेरा टारगेट है मुझे आईआईटी क्रैक करना है, या मुझे नीट, मैं किसी एक चीज का बंदा हूं, मुझे वो क्रैक करनी है। मेरी कोई ड्रीम कॉलेज है, मेरा ड्रीम कॉलेज यहां पे है, या मेरा ड्रीम टारगेट ये क्या हो सकता है? आपका ड्रीम है, ये आपका आईआईटी हो सकता है, जेई या नीट हो सकता है, या कुछ भी है ना, कोई भी कंपटीशन हो सकता है, XYZ। आप यहां पहुंचना चाहते हो, लेकिन अभी आप यहां पे हो, तो यहां से यहां तक पहुंचने का रोड मैप आपको पता चलने वाला है। रोड मैप का क्या मीनिंग है? यहां पे रोड मैप का सिंपल मीनिंग है कि क्या आपको स्टेप्स लेनी चाहिए। ये स्टेप्स जेन्युइन स्टेप्स है, ऐसी नहीं कि हवा में चलनी है, नहीं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या काम, मैंने बोला था स्मार्ट स्टडीज।
आज सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं, सारी प्लानिंग और सब कुछ हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ही ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। सबसे पहला पॉइंट, 7 पॉइंट्स में बताऊंगा, 7 पॉइंट्स में। क्लियरिटी इन योर विजन, क्लियरिटी इन योर विजन। वहां पे पहुंचना है तो सबसे पहले देखो पहुंचना कहां है। जहां पे पहुंचना है सबसे पहले देखो पहुंचना कहां है, दूरदृष्टि बना, पहुंचना कहां है। मुझे आईआईटी क्रैक करनी है, मुझे जेई क्रैक करना है, मुझे नीट क्रैक करनी है, मुझे कुछ भी क्रैक करना है, क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियरिटी का मतलब ये नहीं कि किसी ने बता दिया सुन लिया, नहीं, खुद से सोचा क्या करना है, उसके तरफ पहुंचना है। ठीक है, अब स्टेप सेकंड क्या करने वाले हो, टारगेट फोकस्ड होना चाहिए, फोकस्ड टारगेट। फोकस टारगेट का सेंस क्या है, यहां पे बनना है। फोकस टारगेट मतलब मुझसे बोला कि मुझे आईआईटी क्रैक करनी है, मेरा बहुत मन है आईआईटी क्रैक करने का, हाँ मुझे जेई क्रैक करना है, बहुत अच्छे, मैं बहुत मेहनती ना बनता हूं, मैं चाहता हूं। लेकिन मेरा एक दोस्त है वो मॉडलिंग कर रहा है, हाँ मुझे मॉडलिंग भी अच्छी लगने लगी, मेरा इंटरेस्ट उसमें थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने लगा। मैं अपने जो कोर मेरी ड्रीम थी मैं उसकी तरफ ना जाते हुए मैं मॉडलिंग की तरफ शिफ्ट होने लगा। ये सही है, ये फोकस टारगेट की बात नहीं कर रहे हो यहाँ पे किसकी बात होने लगी, यहाँ पे अब अपने एक टारगेट से स्विच होकर दूसरे टारगेट पे पहुंचने लगे, तो वो फोकस टारगेट नहीं। अगर मैंने सोच के रखा मुझे जेई क्रैक करना है या मुझे नीट क्रैक करना है, कुछ भी क्रैक करना है, तो मेरा टारगेट फिक्स अटल अटूट होना चाहिए। अटल अटूट का क्या फीलिंग, कि हमेशा उसी के ऊपर बैठो कि वो ही करना है, वही करना है, बस नथिंग एल्स। ठीक है, 2 पॉइंट। अब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सोच लिया क्या करना है, ठीक है, हमने सोच लिया। अब प्लानिंग कैसे करना है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे करना है, कैसे भैया करना है ना, बिल्कुल करना है। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लानिंग। और प्लानिंग कैसी करने वाले हो, प्रॉपर प्लानिंग। प्लानिंग, अब इसके अंदर ही सब कुछ आता है, मेन तो यही है हमारा, प्लानिंग कैसे करते हो। बोला जाता है ना, किसी चीज को पहले बनाने से पहले दिमाग में उतारो, तो पहले किसी चीज को करने से पहले प्लान करो। प्लान करना बहुत जरूरी है। भले आपका अगर दिन में 1 घंटा आपको मिलता है, 1 घंटा नहीं 1 मिनट ही भी मिलता है, उतने में ही प्लान करो। चीजें प्लान करना बहुत जरूरी होता है अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है। प्लान करो सबसे पहले। अब आप बताओगे, आप सबसे पहले, अब मैं स्टूडेंट लेवल पे आ जाता हूं, मोटिवेशन साइड में रखते हैं, अब रियलिटीज में आते हैं, क्योंकि मोटिवेशन तो सब दे सकते हैं लेकिन रियलिटीज को बताना भी तो बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक, क्या सब्जेक्ट्स आपके पास आने वाले, सबसे पहले बताइएगा। यहां पे मैं लिखता जाऊंगा, यहां पे जब मेरे सारे टारगेट्स फिनिश होंगे तब आप इस चीज पे पहुंच सकते हैं। जब तक ये नहीं फिनिश होंगे आप यहां पे नहीं पहुंच पाएंगे, इस बात को दिमाग में रखिएगा। प्रॉपर प्लानिंग के अंदर आप सबसे पहले बताइए आपको पढ़ना क्या क्या है, कोर सब्जेक्ट्स क्या है। पढ़ने के लिए तो 11th 12th में बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन कोर सब्जेक्ट जो कि कंपटीशन में आपके लिए रिक्वायरमेंट है, क्या है। अगर यहाँ पे जेई के स्टूडेंट है या आप नीट के स्टूडेंट है, दो ही तो स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अगर 11th 12th में, मैं कॉमर्स साइड की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उस सब्जेक्ट से मैं रिलेटेड नहीं, लेकिन हाँ मोटिवेशन उनको भी सेम टाइप का ही होगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं, तरीके नहीं बदलते हैं। सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं, तरीके नहीं बदलते हैं। आई होप आपको। तो हमारे पास सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, फिजिक्स दोनों में कॉमन, बहुत ही बढ़िया, कॉमन है। केमिस्ट्री दोनों में कॉमन, बहुत बढ़िया। कोर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, यहां पे बस आ जाती है हमारी मैथ्स, यहां पे हमारी आ जाती है बायो। बस 2 सब्जेक्ट डिफर कर रहे हैं नीट वाले बच्चों के लिए और जे वाले के लिए मैथ्स आ रहा है। दोनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन है, हाँ बिल्कुल कॉमन है। सबसे पहला पॉइंट दिमाग में अब नोट करना चालू कर दो, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबसे ज्यादा, अब नोट करना चालू कर दो। आप एवरेज स्टूडेंट हो, मैं मान के चलो मैं एवरेज हूं। अगर आप टॉपर बन रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि फिर तो टॉपर ही हो तो साइड में हो जाओ। मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, अगर मैं एवरेज स्टूडेंट हूं तो मेरा सबसे पहला प्लान क्या होना चाहिए कि मैं तीनों सब्जेक्ट्स पे बराबर फोकस ना करूं। क्या बोल रहे भैया, क्या बोल रहे, ये बात क्या बोल रहे, फिर से रिपीट करो। मैं तीनों सब्जेक्ट पे बराबर फोकस ना करूं, इसका क्या मतलब, मैं सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करूं। प्रायोरिटाइज का मतलब मैं प्रायोरिटी दूं, मेरा फेवरेट इंटरेस्टेड सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं। मेरा इन तीनों में सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टेड कोई हो सकता है। मैं मान लो मैं जेई का स्टूडेंट था तो मैं कहूं कि मेरा सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो मैं इसको सबसे ज्यादा टाइम देने वाला हूं, इसको सबसे ज्यादा टाइम देने वाला हूं इन दोनों सब्जेक्ट से कंपेयर। हमेशा एक पॉइंट याद रखना, प्रायोरिटाइज तो करो, प्रायोरिटी दो, लेकिन
सबसे पहले दो सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी हमेशा दो, तीनों को नहीं दे सकते एक साथ। अगर तीनों को देने वाले हो तो आप टॉपर ही हो। अगर आप दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप नहीं दे सकते हो तो आप एटलीस्ट दो सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और उस प्रायोरिटी में नंबर 1 प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को देने वाले हो? जिसको आप लाइक दिल से करते हो, जिसको चाहते हो कि हाँ इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं निकाल दूंगा, इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं निकाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा केस ही ले लो, मुझे फिजिक्स सबसे अच्छी लगती है, सेकंड मुझे केमिस्ट्री लगती थी, मैथ्स मुझे सबसे कम अच्छी लगती थी, इन तीनों में रिलेटिवली तो मेरा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मैं इन दो सब्जेक्ट्स को देता था। इन दोनों सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देने का क्या मतलब कि मैं जितना भी टाइम दूंगा उसमें सबसे ज्यादा टाइम मैं इसको दूंगा, उससे कम टाइम इसको दूंगा, सबसे कम टाइम इसको दूंगा। क्या इसका मतलब इस सब्जेक्ट को टाइम ही नहीं देना है? इस भूल में मत रहना, इस भूल में बिल्कुल मत रहना कि तीसरा सब्जेक्ट है तो उसको मुझे प्रायोरिटी ही नहीं देनी। प्रायोरिटी उसको भी देनी है, लेकिन इतनी देनी है कि उससे हमारा काम चले। काम चलने का मतलब हम उसमें एक एवरेज स्कोर कर सके, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट में लाइक नहीं करते हो आप उसमें बहुत मेहनत करोगे तब जाके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन जिस सब्जेक्ट को आप दिल से चाहते हो ना कि हाँ इसमें मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, तो उस सब्जेक्ट में आप थोड़ा कम भी मेहनत करोगे ना तब भी आप बहुत अच्छा करने वाले, क्योंकि आप वहां पे चाहते हो मेहनत करना। तो आप कम भी करोगे तो आपको लगेगा आप कम कर रहे हो, लेकिन आप एक्चुअल में कम नहीं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बना हुआ है। तो सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करो। मान लो इस सब्जेक्ट में आता है तो कोई को बायो पसंद है, किसी को केमिस्ट्री पसंद है, तो आप इन सब्जेक्ट को, कोई सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता। क्यों 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 भैया छोटा बड़ा क्यों नहीं होता? क्योंकि सब, मान लो मैं जेई की बात करूं, जेई मेंस की बात करूं, 4 नंबर का हर क्वेश्चन आएगा ना, 4 ही का, चाहे बायो चाहे केमिस्ट्री का करो, चाहे फिजिक्स का करो, मैथ्स का करो, कोई भी करो क्वेश्चन, नंबर तो 4 ही मिलने वाले हैं। कि नहीं भैया मैथ्स का क्वेश्चन कर दिया तो तुमको 1 नंबर एक्स्ट्रा बोनस में दे देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। नंबर सब में 4 मिलने वाले हैं। कंपटीशन आपको क्रैक करना है तो तीनों सब्जेक्ट की, चाहे आप नीट के लिए बात कर लो चाहे जेई के लिए, सबकी इक्वल प्रायोरिटी है कि हाँ इन तीनों में इतना इतना, लेकिन आपके ऊपर है कि किसमें कितना करना है। बिल्कुल। और ये भी पॉइंट दिमाग में नोट रखना, ये रियलिटी है। कभी भी किसी भी पेपर में आप चेक कर लेना, तीनों सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट होगा जो डिफिकल्ट आने वाला है, बाकी 2 सब्जेक्ट रिलेटिवली आसान आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपके लिए वर्स्ट केस लेके चल रहा हूं। वर्स्ट केस का क्या मतलब हुआ? वर्स्ट केस का मतलब हुआ कि जो आपने सब्जेक्ट सबसे दिल चाहते थे, मान लो मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है, क्योंकि हम ऐसी चीजों की बात करते हैं जहां पे आप गिर सकते हो। उठने के लिए तो आप उठोगे, क्योंकि जब गिरना सीख जाओगे तो उठोगे तो अपने आप ही, ठीक है। अगर मैं मान लो फिजिक्स मुझे पसंद है, ये एग्जांपल एक तरीके का, मुझे फिजिक्स पसंद है, हाँ बिल्कुल पसंद है। मान लो मैं पेपर देने का उस दिन ही फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट आ गई, फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट आ गई, मेरे पास 30 क्वेश्चन थे, मैं उसमें से नहीं बना पाया, मैं 15 क्वेश्चन बना पाया मैक्स। तो फिजिक्स उस दिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आई थी। तो फिजिक्स तो आपकी डिफिकल्ट थी, लेकिन आपका सेकंड प्रायोरिटी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था ना, आपने उसको भी बहुत मेहनत की है, तो उसने आपको उठा दिया साथ में इस सब्जेक्ट में। मतलब अगर फिजिक्स आपकी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आ गई इन केस, तो ये दोनों रिलेटिवली आसान आए होंगे। अगर ये रिलेटिवली आसान है तो इस पे आपने इतनी मेहनत तो की है कि अगर आप 30 क्वेश्चन है ना आए तो उसमें आप 20 अटेम्प्ट कर ले जा रहे थे। लेकिन अगर ये मान लो आसान का आसान आ जाता, सिंपली आपने फिजिक्स पढ़ के फिजिक्स बिल्कुल आसान आ गई, तो 30 में आप 30 अटेम्प्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं जेई वाले बच्चों के लिए बात करूं, क्योंकि उसके पेपर की मुझे ज्यादा है ना थोड़ी नॉलेज है, तो इस चीज को आप समझ रहे। 2 सब्जेक्ट को हमेशा प्रायोरिटाइज करो। 2 सब्जेक्ट का प्रायोरिटाइज करने का सिंपल मीनिंग कि अगर एक थोड़ा भी आपको लेके नीचे लेके जा रहा है तो दूसरा अपने आप उठा देगा, और तीसरा एवरेज बना के रखेगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। इतना आपको क्लियर हो गया? आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसमें सेकंड पॉइंट जिसको समझने की बहुत जरूरत है, क्या हमने पढ़ लिया कि हमको ये सब्जेक्ट्स को ऐसे प्रायोरिटी देनी है, लेकिन अब भैया पढ़ें कहां से? सबसे बड़ा डाउट, पढ़ते कहां से? दिमाग में गोबर भर जाता है आके, ये पढ़ें ये पढ़ें ये पढ़ें ये पढ़ें। पढ़ें तो पढ़े क्या आखिर? सबसे पहले ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र NCERT नाम सुना ही होगा, बिल्कुल सुना है NCERT। क्या पढ़ना है हमको? सबसे पहले अगर इस चीज को, ये आपको समझ आ गया? हाँ बिल्कुल समझ आ गया। NCERT पढ़नी है सबसे पहले NCERT ही पढ़नी है हमको। क्या पढ़ना है? NCERT। बहुत बढ़िया। NCERT में क्यों अब बोलोगे भैया NCERT ही क्यों पढ़ना है? एनसीईआरटी भैया इसलिए पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी में जो एक लाइन में लिखा होता है, कई रेफरेंस उसको एक पैराग्राफ में बना के दे देती है। सबसे कंसाइज्ड वे मतलब सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में और सबसे अच्छे तरीके से लिखा किसी बुक में भी मिल सकता है, वो सबसे बेस्ट बुक एनसीईआरटी बोली जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक कमेटी बैठ के उस बुक को बनाती है। उसको मजाक मत लेना। लेकिन बच्चे एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे? जरा सुनना। एक लाइन एनसीईआरटी मान लो कोई चैप्टर दिया है,
भैया ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, हाँ पढ़ डाला। इस तरीके से पढ़ोगे एनसीईआरटी समझ ही नहीं पाओगे। एक लाइन एनसीईआरटी की 10 मीनिंग बताती है कभी कभी, और एनसीईआरटी कुछ ऐसी लाइंस होती है जो कि किसी किसी रेफरेंस में मिलती ही नहीं है। तो एनसीईआरटी को सबसे पहले पढ़ो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो एनसीईआरटी की। अब एनसीईआरटी की बात करें तो किसकी एनसीईआरटी? फिजिक्स की होती है, केमिस्ट्री की भी है, मैथ्स की भी है एंड बायो की भी है। ठीक है, चारों की है। तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, मैथ्स में आप अवॉइड कर सकते हो एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी को आप नॉर्मल पढ़ सकते हो, वहां से आपके उतने कंसेप्ट डेवलप नहीं होंगे, उतने कंसेप्ट डेवलप नहीं होंगे। इसके लिए आप सबसे पहले रेफरेंस यूज कर सकते हो, नो डाउट, क्योंकि मैथ्स के कंसेप्ट एनसीईआरटी में लिमिटेड लेवल पे दिए गए हैं। हाँ ठीक है, उससे आपका कंपटीशन में आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसको छोड़ के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और उसमें से भी स्पेशली कौन सा सब्जेक्ट? उसमें से भी बायो एंड केमिस्ट्री। बायो एंड केमिस्ट्री, क्या बोल रहा हूं बार बार? बायो एंड केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एनसीईआरटी इनका भगवान है एक तरीके से। मतलब केमिस्ट्री और बायो को सबसे ज्यादा आपको कहीं से पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है? एनसीईआरटी से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? जो मैं खुद का तरीका बता रहा हूं, मैं किसी का नहीं बता रहा, मैं खुद जो करता था। अगर मेरे पास आज खुद की एनसीईआरटी होती, वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अपने वो कजिन को देके रखी है, अगर मेरे पास होती मैं आप उसको बुक दिखा देता अगर सामने लाके, उसमें मैं 3 से 4 पेन से अंडरलाइन थी मेरी ईच लाइन एनसीईआरटी की। पढ़ने का तरीका डेवलप करो। ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि हाँ किताब खोली धर धर, हाँ ये ऐसा पढ़ोगे, आज पढ़ोगे, आधी चीजें स्किप कर दोगे, आधी एक दिन बाद अपने आप स्किप हो जाएंगी। तो पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे ये भी देखो। पढ़ना कैसे? नोट्स बना के। अभी मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, नोट्स कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं गारंटी लेता हूं कि इस तरीके से नोट्स बनाना आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। मैं 110% श्योरिटी देता हूं इस चीज की। यूट्यूब पे इस चीज के बारे में कंटेंट नहीं होगा, श्योर हूं मैं। नोट्स कैसे बनाते हैं उसको बाद में बात, पहले पढ़ते कैसे इसको देखो। नोट्स तो तभी बनाओगे ना जब पढ़ोगे। अगर हमको पढ़ना ही नहीं आता तो नोट्स बना के क्या कर लोगे? ठीक है, पढ़ते कैसे? ये मान लो आपकी एनसीईआरटी की एक किताब है, एक एनसीईआरटी की किताब है, इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है। हाँ देखो, मैं कोई मोटिवेशनल बातें नहीं, जो फैक्ट है, जो रियलिटीज है, उनके ऊपर चलना है। इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, अगर आपने इसको हवा में पढ़ लिया, एक बार में पढ़ के छोड़ दिया तो समझ ही नहीं आने वाली है, छोड़ दो। समझ में भी आ गई तो वो आपको लगेगा समझ आ गई, लेकिन एक्चुअल में आपको कंसेप्ट नहीं डेवलप करवा पाए। रट लिया है आपने लेकिन समझ कुछ नहीं पाए। एनसीईआरटी को टाइम दो, ऐसा नहीं टाइम आपके पास इनफ है, लेकिन स्टार्टिंग फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर दो, लास्ट इन्वेस्टमेंट वो अपने आप बन जाएगा। क्या बोल गया? वन मोर टाइम, क्या बोल गया मैं? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर दो, पहली बार में जब मैं अपना दे दो, लास्ट समय वो अपने आप खुद है ना अपने आप को मैनेज करवा देगा। इतना, इसका सबसे बढ़िया एक एग्जांपल देता हूं आपको, मेरे दोस्त ने ही बताया था। ऐसी मैं चीज कोई बता ही नहीं रहा हूं जो आपको मैं अलग से हवा में। आप एक बच्चे हो या ना कुछ भी आपसे मैं बोलूं कि एक को आप 365 टाइम्स है ना मल्टीप्लाई कर दो, एक को 365 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, कहां पे पहुंचोगे? 1 पे ही पहुंचोगे। लेकिन 1.01 को अगर आप 365 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो आप 37.8 के अराउंड पहुंचने वाले हो। 37.8, ये बहुत, ये ब्रह्मास्त्र लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया इस चीज को? अगर आप आज जैसे हो कल भी वैसे ही हो, 1 साल तक वैसे ही रहते हो, तो आप जैसे रहोगे वैसे ही हो। 1 की पावर 362 उतने पे ही पहुंचाती। लेकिन आज मैं जैसा हूं, मैंने उसमें से कुछ नहीं, अपने आप में सिर्फ अपने का 100वां हिस्सा, अपने का 100वां हिस्सा, 0.01 100वां हिस्से पे पहुंचे, अपने का 100वां हिस्सा बढ़ा दिया। अगर आज मुझे एक लाइन आती थी, उसके अगले दिन मैंने एक लाइन नहीं, मैंने सिर्फ उसमें एक लाइन के साथ एक वर्ड भी अटैच कर दिया। ऐसे मैं साल भर किया तो मैं 37 गुना, 38 गुना, लगभग अराउंड में 38 गुना मैं बढ़ जाऊंगा। ये ब्रह्मास्त्र लाइन बोल दी। क्या बोल दी? दिखने में ये बहुत मैथ्स दिख रही, लेकिन ये एक्चुअल रियलिटी है हमारे जीवन की। अगर थोड़ा थोड़ा भी बढ़ते हो तो 1 साल में देख लो अपने आप को 38 गुना अप्रोक्सीमेटली बढ़ा दोगे जीवन में। वरना अगर जैसे हो वैसे ही रहोगे, 1 साल बाद भी वैसे ही रहने वाले हो। ठीक है, एनसीईआरटी की बात करते हैं। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी मैंने खुद बताया कि मैं एनसीईआरटी को 3-4 लाइन से वो पेन से अंडरलाइन करके पढ़ा था। क्या इसका मतलब मैं रंगीन बनाना चाहता था एनसीईआरटी को? नहीं। मैंने जब फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ी तो मैंने बहुत ही डिटेल कंसेप्ट को धीरे धीरे आहिस्ता था। एक दिन में मैं 3 पैराग्राफ्स पढ़ा, लेकिन पढ़ा उनमें मैंने 100 क्वेश्चंस ढूंढे, उनको मैंने बहुत सोचा, खुद में डेवलप। एनसीईआरटी में आपको देखना वो क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। क्वेश्चन मार्क वो क्या कहते हैं? खुद से डेवलप करो, और यही कंपटीशन मांगता है। खुद से डेवलप करो अपने आप को, स्किल लेवल, अपना थिंकिंग लेवल को बढ़ाओ कि क्या 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 कि क्या है, तभी वहां पे देखना
ऐसी सिर्फ एनसीईआरटी ही बुक आपको ऐसी मिलेगी जिसमें क्वेश्चन मार्क्स सबसे ज्यादा मिलते हैं बीच में, लाइंस के बीच में, कि हाँ वो चाहते हैं कि ढूंढो, खुद से ढूंढो, ढूंढना ढूंढना ढूंढना, हमने ढूंढा। अब सेकंड टाइम मैंने बोला था कि 3-4 बार मैं अंडरलाइन कर, फर्स्ट टाइम पढ़ ली, मुझे मान लो एक चैप्टर को पढ़ने में 2 दिन लग गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन में, लेकिन वो मैंने इस तरीके से पढ़ा है ना चैप्टर, वो अगले 2 साल तक मुझे याद रहने वाला है, ठीक है। सेकंड टाइम में मैं जब उसको रिवाइज कर रहा हूं तो मैं उसको सेकंड पन से रिवाइज कर रहा हूं। रिवाइज करने का यहां पे क्या फीलिंग है कि मैं, हाँ मेरे साथ, अब मैं भगवान तो हूं नहीं, सब नॉर्मल इंसान है, 100% पढ़ोगे तो 80% याद रहता, 20% एक बार भूलने वाले हो, हाँ भूलने वाले हो, तो सेकंड टाइम जब पढ़ रहे हो उस चीज को, तो सेकंड बार अंडरलाइन किया तो उस चीज में आपकी और क्लियरिटी आने वाली है, और क्लियरिटी आने वाली है। आसान वो नहीं जो आप, नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, आसान क्या है, आसान वो है जो आप समझ लो, आसान वो है जो आप समझ लो, जो आसान क्या नहीं है, जो आपको समझ ही ना है, आसान वही चीज नहीं है जो आपको समझना है। एनसीईआरटी आसान तब होगी जब आप उसको समझना चाहोगे, आराम से पढ़ो, इसलिए सबसे पहले एनसीईआरटीज में जाओ। इनकी 2 की तो ब्रह्मास्त्र है, पढ़ना ही पढ़ना है, फिजिक्स की भी पढ़नी ही पढ़नी है, मैथ्स की इन केस आपका अगर मन नहीं है तो आप चांस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तो मस्ट है। पढ़ने का तरीका धीमे धीमे पढ़ो, 3 से 4 बार एनसीईआरटी पढ़ो। अब ऐसा नहीं आज पढ़ ली कल पढ़ ली, 3 दिन नहीं, आज पढ़ा अगला चैप्टर हो सकता है 10 दिन बाद पढ़ा, वही नहीं, जो चैप्टर आज आपने पढ़ लिया उसको नेक्स्ट टाइम जब चैप्टर को रिवाइज करो 10 दिन बाद करो, उसके नेक्स्ट बार 1 महीने बाद करो, जिससे थोड़ा ऐसा आपको लगना कि हम क्या क्या भूले हैं, हमको जो हम भूल रहे हैं वो हमको दिमाग में आता जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। क्या एनसीईआरटी पढ़ना, इसके बाद आप रेफरेंस ले सकते हो। रेफरेंस में अगर आपको पूछना है मुझसे तो मैं एक नया वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगा, आप उसकी चीज के लिए मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि भैया रेफरेंस के लिए कौन सी रेफरेंस पढ़नी चाहिए, लेकिन रेफरेंस तभी पढ़ना जब एनसीईआरटी आती है, वरना रेफरेंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। उस तरीके से मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको आप समझिए, ठीक है। अब हमने पढ़ तो लिया भैया, अब हम बहुत ज्ञानी हो गए, अब हम पढ़ लिए, क्या हम ज्ञानी हमेशा बने रहेंगे? हम हमेशा ज्ञानी नहीं बने रहेंगे। हम ज्ञानी हमेशा नहीं बने रहेंगे तो हमको क्या करना होगा? हम जब पढ़ाई कर रहे होंगे उस टाइम हमको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, नोट्स बनाने होते हैं। अब नोट्स के बारे में बात करते हैं, मैं 100% श्योर हूं ये कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला नोट्स वाला जो मैं आपको देने जा रहा हूं। तो इसके बाद अब नोट्स के बारे में बातें करते हैं। तो अब हम लोग को नोट्स के बारे में बात करनी। हम बहुत ज्ञानी हो चुके हैं, लेकिन हमको ज्ञान को अपने बचा के रखना, क्योंकि हम चीजें भूलते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है चीजों को भूलना। चीजें अगर हम लोग भूल रहे हैं तो हमको उनको कैसे रिवाइज करना? नोट्स बना के फॉर्म में। नोट्स कैसे बनाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट आज नोट्स बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूं आपको, जैसे मैं बनाता था। ये कोई ऐसा नहीं है कि अलग से आपके लिए तैयार कर लेते हैं, भैया आपको ये पॉइंट, ये मैंने फील किया है, मुझे पता है, इसमें टाइम भी नहीं लगता, चीजें भी अच्छी लगती हैं करने में। कैसे? देखो, नोट्स बनाने का सबसे तरीका 5 पॉइंट बताऊंगा नोट्स करने में, 5 पॉइंट बताने वाला हूं, पांचों फॉलो करोगे नोट्स सबसे बेहतरीन बनने वाले हैं। नोट्स बहुत बच्चे कैसे बनाते हैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। बुक में लिखा है, अपने आप पढ़ा, उसी चीज को बुक में छाप दे, उसको नोट्स बनाना नहीं बोलते, उसको कॉपी करना बोलते हैं माय डियर, उसको कॉपी करना बोलते हैं। नोट्स एनसीईआरटी पढ़ी या कोई भी बुक पढ़ी, उससे नोट्स उठाए, उसकी लाइनें उठाए, छाप ली अपनी कॉपी या कहीं पे छाप लिया, वो करोगे तो आप कॉपी कर रहे हो। सिंपली कॉपी करना, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। आज आपको है ना मैं बताने जा रहा हूं, उसमें क्या करना है? कॉपी लो और बुक को घिस दो। क्या बोल लिया? कॉपी लो और बुक को घिस दो। क्या मतलब है? मतलब क्या समझते हैं इसको, अभी सब कुछ क्लियर होने वाला। पहला पॉइंट, पॉइंट नोट्स एंड शॉर्ट और फॉर्मूला नोट्स। इसका मीनिंग क्या है भैया? बहुत जल्दी बताइए, इसका मीनिंग क्या है भैया इसका मीनिंग बताओ। पॉइंट्स नोट या फॉर्मूला नोट, इसका मतलब एक सिंपल फॉर्मूला लिखो। मैंने जैसे गॉस लॉ बताया था, गॉस लॉ क्या होता है? फाइनेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्या था हमारा? क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आया था गॉस लॉ। इस गॉस लॉ को आपने सीधे फॉर्मूला एक लिखा है, लेकिन इस इतने फॉर्मूले ने आपको क्या क्या बता दिया? आपको रिवाइज करा दिए, कंसेप्ट्स रिवाइज करा दिए। हाँ इसमें कुछ कुछ होता था, हाँ इसमें कुछ कुछ होता था। और साथ में मैंने, अगर मेरे एक वीडियो में मैंने जब गॉस लॉ बताया है, मैंने कुछ इसके पास 5, 6, 7 पॉइंट बता दिए। आपको उन पॉइंट्स को नहीं लिखना है, आपको साथ में क्या लिख देना है? साथ में हेडिंग साथ में लिखिए 1 to 6। जब भी आप इस चीज को रिवाइज करने जाओगे, आप देखोगे नीचे 1 to 6, आप मेमोराइज करोगे चीजों को। और ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। आप अगर एक बार चीज भूल गए, वन मोर टाइम मैं क्या बोलने जा रहा हूं सुनना इस चीज को, अगर आप एक बार चीज भूल गए और आपके दिमाग ने उसको दोबारा याद करने की कोशिश की,
अगर आप एक बार चीज भूल गए, आपके दिमाग ने उस चीज को याद करने की कोशिश की, तो अगर वो चीज आपको याद आ गई तो आप इस बात को नोट कर लो कि आपके दिमाग में वो पत्थर की लकीर बन गई, वो फिर आप दोबारा भूलने वाले नहीं। वन मोर टाइम, क्या बोल गया, एक बार पढ़ा भूल गए, और उस चीज को अगर आपके दिमाग ने फिर से रिकॉल कर लिया उसी तरीके से, तो मतलब वो दिमाग में सेट होने वाली है। तो वही 1 to 6 अगर आप पॉइंट्स लिख देंगे तो आप रिकॉल नहीं करेंगे चीजों को, रिकॉल नहीं करोगे क्या, तो फिर आप कहोगे जैसे आपने सारे पॉइंट्स लिख लिए तो आप पढ़ लिए, तो आपने दिमाग को स्ट्रेस ही नहीं डाला, उसको स्ट्रेस नहीं दिया, तो वो कुछ रिकॉल नहीं करेगा। इसलिए नॉर्मल ये होता है पॉइंट नोट्स या फॉर्मूला नोट्स। फॉर्मूला लिख के कंसेप्ट्स को रिवाइज करना, हाँ ये कंसेप्ट था, इस गॉस लॉ से ये था, गॉस लॉ में ये कंसेप्ट था, इसको कहां पे अप्लाई करते थे, इसके क्या कंसेप्ट थे, ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए, आई होप आपको क्लियर हो गया। दूसरा सबसे बढ़िया, दूसरा शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब शॉर्ट नोट्स भैया क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स में क्या बच्चे क्या करते हैं पता है आपको, सिंपली मैंने देखा हुआ है, साथ में पैराग्राफ पढ़ा किसी बुक का, मान लो एनसीईआरटी का पढ़ा या किसी बुक का पैराग्राफ पढ़ा, उसको अपने नोट्स में सिंपली छाप दिया। नहीं करना है ये चीज, नोट्स में नहीं छापना, इसका कोई फिर वही कॉपी पेस्ट करके बैठेगा, कुछ नहीं। नोट्स कैसे बनाओ, कोई पैरा पढ़ा उसको अपनी भाषा में लिख दो। जैसे मैंने एक वीडियो में कंसेप्ट बताया था सुपर इंपोजिशन का, एंड्रॉइड डिस्क के लिए मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने कंसेप्ट था सुपर इंपोजिशन। उस कंसेप्ट को अगर मुझे लिखना होता अपने तरीके से, मैं लिखता, एक कंसेप्ट था, हिंदी इंग्लिश कुछ भी, मजे की बात है, इसमें बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखा, जो बुक में लिखा है उठा के छापना नहीं, अपनी लैंग्वेज है। आई हैव लर्नड या कंसेप्ट, ये आपको नहीं लिखना, ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई ना। वही तरीके से आप सिंपल लिखो, हमने कंसेप्ट सीखा है सुपर इंपोजिशन का, ऐसे सुपर इंपोजिशन का, ठीक है। अब क्या, एनुलर डिस्क बना दी, बस इतने में दिमाग में आ गया, हाँ मैंने कंसेप्ट और सुपर इंपोजिशन के कंसेप्ट को पूरा नहीं लिखना है, वही से फॉर्मूला नोट्स वाला कंसेप्ट। सुपर शॉर्ट नोट्स में भी हाँ चीजें लिखने की, कंसेप्ट आपने यूज क्या किया, लेकिन उस कंसेप्ट को भी पूरा लिखो। हाँ तरीका कोई हो सकता है वो आप लिख सकते हैं, या तो पूरा वो लिख दो, नहीं तो आपको चीजें रिकॉल नहीं करो। नोट्स का मतलब होता है रिकॉल करना, नोट्स क्या होती, यादें होती, एक टाइप की आपकी यादें कैसी होती है आपकी, मान लो आप रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो आप फॉर एग्जांपल, या आप अपने परिवार में कोई आपकी अच्छी याद बनती है, कभी आपके रिलेशनशिप में हो, कहीं भी आपके कुछ मेमोरीज बनती हैं, आप उनको बाद में क्या फिर से वही मेमोरीज पूरी मिल जाती है, नहीं, कुछ यादें होती है, आप सोचते हो, किसी पिक्चर में क्लिक कर लेते हो, वो एक तरीके का नोट है। हाँ मैंने पिक्चर क्लिक कर ली, हाँ मुझे भाई जब मैं उस पिक्चर को देखा, हाँ उस टाइम पे भैया ये हुआ था, मैंने ये चीजें की थी, खुशी मिलती है, गम की चीजें तो गम होता है, हमको चीजें रिकॉल करते ना, वहां माइंड उन चीजों को रिकॉल करता है ना, एक्चुअल में वो चीज दोबारा तो हो नहीं रही होती। सेम चीज नोट्स के साथ होती है, नोट्स के साथ क्या होता है, एक बार पढ़ चुके हो, दोबारा जब आप उनको उस चीज को दोबारा पढ़ने जाओगे तो कोई फायदा ही नहीं नोट्स बनाने का। इन चीजों से नोट्स से जब आप वापस जा रहे हो तो फायदा होता है। क्या मतलब, आपने नोट्स को देखा तो आपको सारे कंसेप्ट दिमाग में आ गए, वो नोट्स बनाने का फायदा है। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया क्लियर हो गया होगा आई होप। तीसरा पॉइंट पकड़ो नोट्स बनाने का, जो आज मैं नोट्स के कंसेप्ट बताने जा रहा हूं ये कोई नहीं बताया होगा, डैम श्योर हूं मैं इस चीज का। तीसरा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नोट्स के अंदर है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई भी कंसेप्ट है आपने सीखा, फॉर एग्जांपल मैं अपने के लिए ही ले लेता हूं, जैसे मैंने एक वीडियो में था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 होती है, इतना बताया था। अब उस लाइन को मैं लिखूं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 होती है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सिंपली क्या, मैंने ऐसे एक डायग्राम बनाया, मैंने बोला ये कंडक्टर है, इसके अंदर E0 होती है, पिक्टोरियली मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दिया, चीजें कम में लिख दी। हाँ मैंने जैसे मैं मान लो कभी इसको पलट के देखा, हाँ मैंने देखा कंडक्टर है, इसका क्या मतलब, हाँ भैया ये कंडक्टर था, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तुरंत मैंने पिक्चर को देख के रिकॉल कर ली चीजें। इसका क्या मतलब, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चीजों, नोट्स को पिक्टोरियली बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अगला पॉइंट पकड़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा फनी नोट्स बनाओ। फनी नोट्स का क्या मतलब है, ये आप कहोगे मजाक, भैया मजाक में नोट्स कौन से बनते हैं, हाँ बिल्कुल बनते हैं। नोट्स पढ़ने किसको यार, तुमको पढ़ने हैं ना भाई, दुनिया को तो पढ़ाने नहीं है कि तुमको भाई इसको अपने पब्लिश करवाना है, नहीं जाके पब्लिश तो करवाना नहीं, खुद पढ़ना, खुद की फील लेनी, खुद फील। जैसे मैं अपने टाइम पे पढ़ता तो कोई मुझे टॉपिक लगा, उसमें मुझे कोई अच्छा कंसेप्ट मैंने मजे में अपने आप से सोच लिया, तो मैंने उसी चीज को वहीं पे लिख दिया, फनी नोट्स की तरीके से अपने उसमें लिख दिया, हाँ कि मैंने ये चीज की, और वो चीज उस चीज से मान लो टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दो। मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड आपको कोई फनी चीज आ गई, तो उस कंसेप्ट को आप तुरंत वहीं पे लिख दो साथ में,
वो फनी, क्योंकि वो फनी चीज आपको तुरंत रिकॉल करा देगी कि हाँ मैंने ये कंसेप्ट इस टाइम पे सीखा हुआ था, ये चीज मैं कर सकता हूं। तो ये होता है फनी नोट्स। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, बुक नोट्स। बुक नोट्स का क्या मतलब है, ये मैंने सिर्फ अपनी भाषा में लिखा, इनका कोई जनरल मीनिंग नहीं है कि कहां से ढूंढ ढूंढ के भैया पॉइंट्स, मैंने अपनी बुक नोट्स का मतलब क्या, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल कारगर है। लास्ट पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, कैसे, क्यों, भैया बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, हमको सीखना है तो सुनो। बुक नोट्स का सिंपल मीनिंग है, आप बुक्स पढ़ते हो, बुक्स किसी को देनी तो है नहीं, बुक्स तो है नहीं कि हमको सजा के रखना, आज जैसे खरीदी है, ये तो टैलेंट आपका है नहीं कि आज जैसे खरीदी एक साल बाद भी आपको वैसे ही मिल जाए, तो ये तो टैलेंट है नहीं। आज खरीदो, उनको पढ़ो, लिखोगे, उनके अंदर थोड़ा वही देहाती भाषा में बोले तो घोंचा पोंची करोगे ना, उसके अंदर कुछ करोगे तब पढ़ाई बनती है ना। नहीं आज कोरी लाए भैया, एक साल भी बाद भी टैलेंट है हमारे पास, देखिए कोरी किताब रखी हुई है, इसका कोई फील नहीं है। तो बुक्स में ही नोट्स बनाओ। एनसीईआरटीज में मैंने सबसे ज्यादा अभी पॉइंट आउट किया था कि एनसीईआरटीज पढ़ो, एनसीईआरटी में पॉइंट आउट करो लाइंस, उन्हीं में वहीं पे स्पेसेस मिलते हैं ना। मेरी बुक्स अगर आप देखें एनसीईआरटी होती है, उसमें साइड साइड में स्पेसेस में लिख देता हूं कि ऐसे ऐसे ये पॉइंट होता है, इसका ये पॉइंट स्पेशल है, वहीं पे आप पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करवा दो चीजों। बड़ा पैराग्राफ है, उसको आपको पढ़ने में ज्यादा मजा नहीं आ रही, उसको पिक्टोरियली आप रिप्रेजेंट कर पाते हो, वहीं पे साइड में रिप्रेजेंट कर दो। तो ये होते हैं बुक नोट्स, बुक में ही नोट्स बना लेना। तो ये पांचों पॉइंट होते हैं नोट्स बनाने का। और नोट्स हमारी यादें हैं, यादें क्या करती हैं, यादें क्या करती हैं, यादें हमको वो मेमोरी से याद दिलाती हैं, वो याद दिलाते हैं जो हम लोग पास्ट में कर चुके। पास्ट में क्या पढ़ा है हमने, एनसीईआरटीज पढ़ी, हमने रेफरेंसेस पढ़ी, हमने उसमें मेहनत की है, तो वो उसका फल ये होना चाहिए, आपका याद रखना। अब हमने भैया पढ़ाई भी की, एनसीईआरटीज भी पढ़ी, उसके बाद रेफरेंसेस भी पढ़ी, फिर हमने नोट्स भी साथ में बना। और नोट्स साथ में बनाते हैं, साथ का मतलब ये नहीं आज पढ़ा 10 मिनट बाद नोट्स, और या साथ में पढ़ते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, नोट्स पढ़ते गए साथ में, वो बुक पढ़ते गए, नोट्स बनाते गए साइड में। ऐसे बनाओगे तो कोई फायदा ही नहीं है। मैंने वही कहा चीजों को रिकॉल करवाओ, दिमाग को कहो कि प्रेशर पड़े इस पे, हुए बुद्धि पे पड़े, ये अपने आप रिकॉल करे चीजों को। रिकॉल करने का क्या मतलब, आज मैंने पढ़ा, उस दिन मैं उस चीज के नोट्स नहीं मिले, मैं अगले दिन उसके नोट्स बनाने वाला हूं, मैं साथ में अगले फर्दर उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लूं, लेकिन मैं नोट्स पिछले के बनाऊंगा, मैं रिकॉल करूं हाँ मैंने उस दिन ये चीजें पढ़ी थी, और ये पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आप 100% पढ़ोगे, 80% आपको याद रहेगा, 20% आपको आप फिर से जाके देखोगे तो वो 20% भी आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। इसलिए नोट्स बनाने का कंसेप्ट होता है। आई होप क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कैसे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्या हर क्वेश्चन को करें कि कितने क्वेश्चंस को करें। सारे पॉइंट्स ले रहा हूं, देखो धीरे धीरे, भले वीडियो थोड़ा लंबा होगा नो डाउट, लेकिन आपको अगर ये 20, 25, 30 मिनट, 35 मिनट जो भी मैं दे रहा हूं, इसमें अगर मैं एक एक पॉइंट आप करना क्लियर कर दूं तो गारंटी मेरी है इस बात की। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। क्वेश्चंस भी तो करना जरूरी, भाई आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, आपने प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना लिए, नोट्स में आप क्वेश्चंस को नहीं लिख सकते ना, तो क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से क्वेश्चंस करने। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो मैंने देखा है, साथ में जो मैंने देखा है कि एक वैरायटी के 100 क्वेश्चन कर लेंगे। क्या कहेंगे, मतलब आपने एक कंसेप्ट सीखा, उसमें से वैल्यूज चेंज करके 100 क्वेश्चन कर लिए, तो कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ। एक टॉपिक के आप 10 क्वेश्चन करो, लेकिन 10 कैसे क्वेश्चन होने चाहिए, हेडिंग, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने, किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। 10 क्वेश्चंस करो, क्वालिटी क्वेश्चंस करो। क्वालिटी क्वेश्चंस का क्या मतलब हुआ, क्वालिटी क्वेश्चंस की बात हो रही है। 100 कर लोगे, वो 100 एक के ही बराबर है, क्योंकि सब में आपने वैल्यू चेंज करके उठा के लिख लिया। अगर मैं बोल दूं दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, आपके चार्जेस दिए हैं, डिस्टेंस दी, फोर्स निकाल दो, क्या है इस क्वेश्चन में। अब मैं क्या बोल दूं, मैं फोर्स दिया गया है, एक चार्ज की वैल्यू दी, डिस्टेंस दी कि दूसरे के ऊपर चार्ज बता दो। मैं कहूं कि दोनों चार्ज दिए गए हैं, फोर्स दिया गया, लेकिन डिस्टेंस निकाल दो, कुछ भी निकाल। इस क्वेश्चन को आप घुमा फिरा के कर तो एक ही टाइप का क्वेश्चन, कंसेप्ट तो नहीं बदलवा पा रहे हो। जब कंसेप्ट नहीं बदलवा पा रहे, 100 क्वेश्चन कर लो, वो एक के ही बराबर। तो क्वालिटी क्वेश्चंस पे करना है। क्या करना है, क्वालिटी क्वेश्चंस का क्या मीनिंग है, क्वालिटी क्वेश्चंस का मीनिंग है कि ऐसे क्वेश्चन करो जिसमें हर क्वेश्चन में नया कंसेप्ट मिले, हर क्वेश्चन में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी कि हाँ इसमें हो क्या रहा है, कि करना कैसे है। क्वालिटी क्वेश्चंस, अब भैया क्वालिटी क्वेश्चंस कहां से मिलते हैं, क्वालिटी क्वेश्चन सबसे अच्छे जो मिलते हैं कहीं से नहीं, नीट जेईई इनके पिछले पेपर्स होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, वहीं के क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करना चालू कर दो। नीट एंड जेईई में जो भी पेपर्स आए हैं लास्ट ईयर्स वाले, उनको सॉल्व करना चालू करो। अब कहोगे भैया
हमने कंसेप्ट सीख नहीं पाया, आपने सीधे सीधे इतने डरावने डरावने क्वेश्चन करो। डरावने भाई माय डियर्स, ये डरावने क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अगर आपने कंसेप्ट बहुत ही प्रॉपर तरीके से जैसे मैं बता के आया हूं उस तरीके से चीजों को सीख के आए हैं और क्वेश्चन लगाएंगे, मैं 100% श्योर हूं कि पहला क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का जो जेई या नीट में आया होगा 100% आपसे बनने वाला है। मैं इस चीज की 100% गारंटी लेने वाला हूं, लेकिन बस आप क्वालिटी क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो। अब दूसरा पॉइंट साथ में, इस क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ क्या है, अब क्वालिटी क्वेश्चंस में भी क्या वैरायटीज होती हैं। मान लो आपने क्वालिटी क्वेश्चन किसी टॉपिक के 10 किए, अब 10 के 10 आप एक टाइम पे जब रिवीजन करोगे तब उसमें 10 के 10 तो रिवाइज करने वाले नहीं हो। तो मैं क्या करता था अपने टाइम पे, तो मैं एक बढ़िया सी स्माइली मारता था, ये मेरी स्माइली होती थी, ये स्माइली में क्वेश्चन के ऊपर लगा देता था। ये क्या सेंस हमको देती थी, ये पढ़ने के तरीके बोले जाते हैं। स्माइली मार देता था। इस स्माइली से क्या मिलता था हमको, इस स्माइली से मिलता था जब मैं देखता था हाँ मैंने ये क्वेश्चन किया था उस टाइम पे अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मुझे खुशी मिली थी, इसके कंसेप्ट में मैंने कुछ नया सीखा था, स्माइली मार। तो मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज करूंगा एट द टाइम ऑफ रिवीजन। क्वालिटी क्वेश्चन से एक बार कर लिए, उस बार हर बार क्वालिटी क्वेश्चन 10-10 करोगे तो इतना टाइम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लास्ट में आपको सब कुछ रिवाइज करना होता है। जब स्टार्टिंग से पढ़ते तो धीरे धीरे सब कुछ पढ़ते, आहिस्ता आहिस्ता, भागते कभी नहीं है। भागोगे तो घोड़ों की रेस में भागो, गधों की रेस में नहीं भागना होता है। तो घोड़ों की रेस कब होती है? लास्ट में। और लास्ट के लिए सबसे पॉइंट्स अच्छे अच्छे क्या मिलते हैं, जब आप ये एनसीईआरटी और रेफरेंस पढ़ते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, क्वालिटी क्वेश्चन, तब आप घोड़ों की रेस में पहुंचते, तब तक आप गधों की रेस में धीरे धीरे चल रहे हो। इसीलिए स्माइली क्वेश्चंस बनाए, ये आपके हेल्प करते हैं रिवीजन के टाइम पे। 3 आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्वेश्चन। अभी मैंने रेफरेंसेस और बुक्स के बारे में बात नहीं की, पहले तो आपको माइंड में तो जाए कि करना कैसे, भैया हमको यही नहीं पता कि कैसे कैसे, इतना हो गया। अब चौथा पॉइंट, ये पूरा प्रॉपर प्लानिंग के अंदर था, इतनी प्लानिंग करनी होती है दिमाग में से, याद रखना। अब 5वां पॉइंट पकड़ो, चौथा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। क्या? टाइम मैनेजमेंट। ये सिंपल पॉइंट है। इसमें टाइम मैनेजमेंट सिंपल क्या है, सिंपल सिर्फ इतना है कि टाइम टेबल बना के बोलोगे। जैसे बहुत चलता है ना टाइम टेबल, मैं 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे बायो, 2 घंटे मैथ्स, ये वो बहुत कुछ कर लूंगा। नहीं कर पाओगे। कब तक कर पाओगे? 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 10 दिन कर लोगे। आप अगर दिन में सोच के बैठ जाओ कि मैं 12 घंटे रोज पढ़ूंगा, आप पढ़ लोगे, लेकिन ये भी श्योर है कि 12 घंटे रोज नहीं पढ़ पाओगे। हफ्ते भर के बाद वो टाइम 12 से 10, 2 हफ्ते बाद 10 से 8 और कुछ दिनों बाद वो 5-4 घंटे पे पहुंच जाएगा। घंटों में पढ़ाई करते हो तो कोई काम की नहीं है। पढ़ाई करो वर्क टेबल, नॉट अ टाइम टेबल। वन मोर टाइम्स, क्या बोल गया मैं? टाइम टेबल नहीं बनाना है। क्या? टाइम टेबल नहीं बनाना है। टाइम टेबल का कोई काम नहीं, वर्क टेबल बनाओ। और भैया वर्क टेबल तो बता दो, ये होता क्या? नया टर्म आया है भैया, वर्क टेबल। वर्क टेबल, काम दो, अपने आप को काम दो। मुझे फिजिक्स पसंद है तो मैं कहूं फिजिक्स का मुझे ये टॉपिक का पूरा चैप्टर 1 दिन में करने वाले हो तो कोई फायदा ही नहीं है, कर ही नहीं पाओगे। 11th 12th के जो जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 1 दिन में एक चैप्टर निपटा रहे हो। जब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, सीख रहे हो चीजों की, तब की बात बता रहा हूं। तो कोई 1 दिन में एक चैप्टर निपटा देते नहीं। मैंने वर्क टेबल बनाई कि मुझे इस चैप्टर के इतने टॉपिक्स को 1 दिन में कवर करना है। अब उसको करने में मुझे चाहे पूरी रात बैठना पड़े, चाहे मुझे 10 मिनट में हो जाए, चाहे मेरे 8 घंटे लगे, मुझे अपना प्रायोरिटाइज कर दिया। मैंने वर्क टेबल दे दी कि हाँ मुझे इतना काम करना है, इतना काम करना है। अब वो तुम्हारे 10 मिनट में हो चाहे कितने भी, वो काम उस दिन करना है, घंटों में नहीं। अगर वो काम 1 घंटे में हो जाए, बाकी टाइम फ्री है, एंजॉय करो। क्योंकि लाइफ में एंजॉय करना भी बहुत जरूरी। स्ट्रेस को मेंटेन करना है, अगर आप स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना चाहते तो टेंशन फ्री रहना चाहिए, रिलैक्स रहो, रिलीव करो अपने आप को, ठीक है। तो वर्क टेबल बनाओ, टाइम टेबल। इसीलिए मैं ये नहीं बोला कभी कहीं पे भी वीडियो में नहीं बोला 6 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे पढ़ लो, 10 घंटे पढ़ लो। पढ़ तो लो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा वर्क टेबल जब तक नहीं बनी होगी। वर्क टेबल मतलब आपको उतना काम जितना आपने अपने खुद को प्रायोरिटाइज किया कि इतना मुझे करना है 1 दिन में। 100% नहीं होता, कोई बात नहीं, सब नहीं कर, भगवान कोई नहीं होता, 100% नहीं कर पाते हैं, लेकिन 80% कर लो, 90% कर लो। हाँ उतना आपका 100% नहीं तो हम 50% भी नहीं कर पाएंगे, तो कोई काम करें 80% तक तो पहुंचो। मतलब अगर आपने कहा 3 टॉपिक है तो 2.5 टॉपिक तो एटलीस्ट कंप्लीट करो। हाँ बिल्कुल करो। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आता है एनालिटिकल थिंकिंग। 5th पॉइंट क्या आता है? एनालिटिकल थिंकिंग। ये सारे पॉइंट्स मैंने खुद बनाए हैं, क्यों? समझने के लिए। एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग का क्या सिंपल है, जो भी पढ़ते हो उसको अंदर ही अंदर चलाते रहो। जैसे आप गाना सुनते हो, जैसे कुछ भी कोई भी गाना सुनते, जैसे मैं रैप पसंद है मुझे, मैं रैप सुनता हूं तो मैं ना रैप रिकॉल करता रहता हूं, तो मैं रैप सुनता रहता हूं, याद रहता है, तो मुझे जो एक बार सुना उस चीज को रिकॉल करता रहता हूं बार बार, तो मुझे खुद याद हो जाता है। वैसे एनालिटिकल थिंकिंग, जो भी टॉपिक पढ़ो उसको दिमाग में चलाते रहो। दिमाग में चलाने से क्या फील आएगा, क्या फायदा होने वाला है,
सिंपल फायदा हो ना, वो चीजें आपके दिमाग में सेट होने वाली हैं, सेट होने वाली। जैसे नोट्स के टाइम पे बताया था, वही चीजें एनालिटिकल थिंकिंग में, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सब सोचो। इसको अगर आप टाइम वेस्ट मानते हो तो मैं आपके लिए माय डियर सिंपल बोल रहा हूं कि कोई काम का नहीं है। टाइम वेस्ट इसमें नहीं होता है, टाइम वेस्ट पबजी खेलने में होता है, समझे, उसको टाइम वेस्ट बोलते हैं। एनालिटिकल थिंकिंग है ये सब करने में टाइम वेस्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्लियर बात बोल रहा हूं, अच्छा लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगे तो आपके ऊपर है। पढ़ना है, ड्रीम को अचीव करना है तो ये करना पड़ेगा। अगर कहीं पे जाना है तो आपको सच्चाई से गुजरना पड़ेगा, और सच्चाई ऐसी ही होती है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया एनालिटिकल थिंकिंग। अब क्या करना है, 7वां पॉइंट पे मैं लेके आया हूं हार्ड वर्क। 6ठा पॉइंट हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क इन सबको मिला के चलता है। अगर इतना इतना आपने सीखा, अपने जीवन में इतना इतना सीखा, ये करने वाले हो, इसको करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बोला स्मार्ट वर्क में, स्मार्ट स्टडीज में हार्ड वर्क इंक्लूडेड होता है। हार्ड वर्क, मेहनत करना सीखो, टाइम को प्रायोरिटाइज किया, वर्क टेबल बनाए, तो कहो कि मुझे इतना करना है तो आज इतना ही करना है, चाहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन है, रात है, सुबह है, बुखार है, जुकाम है, क्या है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको इतना हार्ड वर्क है तो हार्ड वर्क में कुछ नहीं डेफिनेशन बोलना कि ये करो वो करो, बस जो भी सीखा है अभी तक उसको पूरा करना है। हमने जो भी टारगेट बना के रखा है, फोकस टारगेट के ऊपर। लास्ट पॉइंट जो कि मैं कहां पे लिख दूंगा, मैं यहां पे लिखने वाला हूं उस पॉइंट को, क्या है, कंपीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके, कंपीटिंग विद योरसेल्फ। इसका क्या मतलब भैया, मैं क्लास में हूं, मैं पढ़ता हूं, मेरे नंबर नहीं आ रहे, दूसरे क्या आ रहा है, मैं उसको देख रहा हूं, भैया उसके बहुत नंबर आ रहे हैं, बहुत नंबर, भाई बहुत जलन भावना आ रही है। खुद से कंपीट करो, दूसरे से कंपीट करोगे ना तो उसके जितना ही बन सकते हो। खुद से कंपीट करोगे तो लिमिट नहीं है कहां तक पहुंच सकते हो। खुद से, वन मोर टाइम, क्या रिपीट कर गया मैं, क्या बोल गया, पॉइंट समझो। खुद से कंपीट करोगे तो कहां पहुंच जाओगे उसकी कोई लिमिट नहीं। दूसरे से कंपटीशन करोगे तो जहां तक वो है बस उतना या उससे कम ही पहुंचने वाले हो, इतना याद रखना। और इतना सब कुछ मैंने बता दिया, ये 7 पॉइंट है। अगर इन 7 चीजों को आपने सही तरीके से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितनी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है उतनी मेहनत कर ली, तो मैं 110% श्योर हूं आप अपने ड्रीम कॉलेज जहां भी आप जाना चाहते होंगे, वो कोई भी कंपटीशन होगा, आप वहां पे पहुंचने वाले हो। लास्ट में मैं वीडियो को एंड करते वक्त इतना ही बोलूंगा एक कोटेशन के साथ कि इंतजार करोगे ना तो उतना ही मिलने वाला है जो इंतजार नहीं करने वाले छोड़ गए हैं। क्या बोल गया, फिर से सुनो, इंतजार करोगे तो वही मिलने वाला है जो इंतजार नहीं करने वाले छोड़ गए। तो आज से लगो, अभी से लगो, करना चालू कर दो। आई होप आपको पसंद आया होगा, जो भी आपकी डाउट्स होंगे वो सॉल्व हुए होंगे। मैंने वीडियोस में कुछ नहीं, हाँ एक चीज बच गई, रिवीजन। भैया रिवीजन भी तो करना है, मैंने रिवीजन के बारे में अभी कुछ नहीं बताया। मैंने रिवीजन नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, पहले फॉलो तो कर लो जाके। जब फॉलो करोगे, रिवीजन तो लास्ट में करते हो कि पढ़ने से पहले रिवीजन कर लोगे, पहले पढ़ने से पहले तो रिवीजन होता नहीं, रिवीजन लास्ट में करना है। तो पहले इसको फॉलो करो, रिवीजन का टाइम आएगा तो रिवीजन वाले वीडियो भी हम बनाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे रिवीजन कैसे करना होता है, टाइम मैनेजमेंट पे भी और अच्छे से आएंगे। पहले फॉलो तो करना चालू करो, चीजों को करो। तो अगर आपको अच्छा लगे मेरा काम तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के बीच में, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।